आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की एक ऐसी सच्ची और भयावह कहानी की जहां कबाड़ के एक बाजार से चुपचाप एक अनदेखा खतरा पैदा हो गया। एक ऐसा जहर जो दिखाई तो नहीं देता पर जिस्म को अंदर से खोखला कर देता है। सोचिए, अप्रैल 2010 की एक रात दिल्ली की गलियों में एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा है और बस यही चिल्ला रहा है। उसका नाम था मोहन सोलंकी और उसकी इस एक चीख ने आने वाले खौफ और रहस्य की नींव रख दी थी। तो ये सब हुआ कहाँ था? जगह थी दिल्ली का मायापुरी इलाका, जो एशिया का सबसे बड़ा स्क्रैप मार्केट भी है, और तारीख अप्रैल 2010। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक अनजानी तबाही ने वहां दस्तक दे दी थी। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर उस चेतावनी के बाद हुआ क्या? कैसे एक आम सी सुबह अचानक दहशत और भ्रम में बदल गई? अगली सुबह जब मायापुरी के लोगों की आंख खुली तो माहौल बिल्कुल किसी फिल्म जैसा था। हर तरफ पुलिस की गाड़ियां, सेना के ट्रक, सड़कें बंद थीं, और तो और कुछ वैज्ञानिक अजीब से सूट पहने मशीनों के साथ घूम रहे थे। पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। किसी को कुछ नहीं पता था कि हो क्या रहा है। बस चारों तरफ एक अजीब सी दहशत थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी बड़ी इमरजेंसी लगी क्यों थी? क्या कोई आतंकी हमला हुआ था? नहीं, इस खतरे की जड़ किसी हमले में नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन में थी जिसे सालों पहले भुला दिया गया था। एक वैज्ञानिक मशीन जो अब कबाड़ बन चुकी थी। ये जो टाइमलाइन है ना, ये असल में एक बहुत बड़ी लापरवाही की कहानी है। सोचिए, 1968 में दिल्ली यूनिवर्सिटी कनाडा से एक मशीन मंगवाती है, गामा सेल 220। फिर 1985 में उसे बेकार मानकर एक गोदाम में फेंक दिया जाता है, और फिर फरवरी 2010 में बिना किसी जांच पड़ताल के यूनिवर्सिटी उसे कबाड़ में नीलाम कर देती है। और बस अप्रैल 2010 में यही मशीन मायापुरी के कबाड़ बाजार में तोड़ दी जाती है। अब इस पूरी तबाही की जड़ में था कोबाल्ट 60। ये क्या चीज है? असल में ये एक रेडियो एक्टिव चीज है जिससे बहुत ताकतवर गामा किरणें निकलती हैं। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये किरणें अदृश्य होती हैं। मतलब ना इन्हें देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, पर ये इतनी ताकतवर होती हैं कि शरीर के आर पार जाकर अंदर सब कुछ तबाह कर सकती हैं। अब इसका हमला करने का तरीका भी बड़ा अजीब है। ये गामा किरणें शरीर में घुस जाती हैं और सीधे हमारे डीएनए पर हमला करती हैं। ये हमारे बोन मैरो को, जो खून बनाता है, उसे ही काम करने से रोक देती हैं। नतीजा, खून में व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की भारी कमी हो जाती है और पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम ही बैठ जाता है। और सबसे डरावनी बात, ये सब चुपचाप होता है, एक साइलेंट किलर की तरह। यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कितना धोखेबाज जहर है। बाहर से देखने पर मरीज को क्या लगेगा? अरे, पेट में दर्द है, थोड़ी कमजोरी है या दस्त लग गए हैं। लेकिन असल में अंदर की कहानी बिल्कुल अलग होती है। उस वक्त शरीर की कोशिकाएं टूट रही होती हैं, बोन मैरो मर रहा होता है और इम्यून सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो रहा होता है। तो चलिए अब उस पल पर आते हैं जब ये जहर असल में बाहर आया, जब मायापुरी के कबाड़ बाजार में उस मशीन को तोड़ा गया। देखिए हुआ क्या। नीलामी के बाद वो गामा सेल मशीन पहले एक डीलर हरचंद सिंह के पास गई, फिर वहां से कुछ हिस्से दूसरे डीलर गिरिराज गुप्ता ने ले लिए, और आखिर में मशीन का सबसे जरूरी और खतरनाक हिस्सा, उसका कोर, पहुंचा दीपक जैन के पास। और बस यहीं पर दीपक जैन के मजदूरों ने हथौड़ों से मशीन की लेड शील्ड, मतलब उसकी सुरक्षा परत को तोड़ दिया, और अनजाने में उन्होंने मौत को बाहर निकाल दिया। तो अब हुआ ये कि कोबाल्ट 60 के 112 छोटे छोटे टुकड़े, जो पेंसिल जैसे दिखते थे, वो एक आम से कबाड़ बाजार में खुले में बिखर गए। सोचिए, 112 छोटे छोटे जहर के टुकड़े जो बिना आवाज किए चुपचाप अपना काम कर रहे थे। अब कहानी का रुख उन लोगों की तरफ मुड़ता है जो इस जहर के सीधे संपर्क में आए। कबाड़ बाजार के वो मजदूर और डीलर जो एक एक करके बड़े ही अजीब और डरावने तरीके से बीमार पड़ने लगे। अब जो लोग बीमार पड़ रहे थे, उनके लक्षण बड़े अजीब थे। उन्हें वॉमिटिंग्स हो रही थीं, दस्त हो रहे थे, उनकी स्किन पे जलने जैसे निशान बन रहे थे, बाल झड़ रहे थे, यहां तक कि उनके हाथ काले पड़ गए थे। और डॉक्टर हैरान थे। ये किसी आम बीमारी या इन्फेक्शन जैसा बिल्कुल नहीं था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और फिर अपोलो हॉस्पिटल में आखिरकार ये राज खुला। जब दीपक जैन की जांच हुई तो असलियत सामने आई। एक्यूट रेडिएशन एक्सपोजर। डॉक्टरों के होश उड़ गए। ये सिर्फ एक बीमार आदमी नहीं था, ये एक ऐसा इंसान था जिसका पूरा शरीर खुद रेडिएशन का सोर्स बन चुका था। एक चलता फिरता जहर
जब रेस्क्यू टीम दीपक जैन की दुकान पर पहुंची तो उनके मीटर पर जो रीडिंग आई वो थी 20 मिलीसीवर्ट प्रति घंटा। अब ये नंबर सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, पर एक्सपर्ट्स के लिए ये किसी बुरे सपने जैसा था। ये इतना ज्यादा रेडिएशन था कि इतना तो किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ही देखने को मिलता है, मतलब जानलेवा। इस चार्ट को देखिए तो अंदाजा लगेगा कि हालात कितने खराब थे। नॉर्मल बैकग्राउंड रेडिएशन होता है करीब 0.2 माइक्रोसीवर्ट प्रति घंटा, और मायापुरी में जो पीक रीडिंग मिली वो थी 20,000 माइक्रोसीवर्ट प्रति घंटा, हजारों गुना ज्यादा। ये एक फुल स्केल न्यूक्लियर इमरजेंसी थी जो दिल्ली के बीचों बीच हो रही थी। इस पूरी घटना में अजय जैन की कहानी दिल दहला देने वाली है। उन्हें लगा कि ये चमकीली चीज कोई कीमती मेटल है। उन्होंने उसका एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और अपने बटुए में रख लिया। कई दिनों तक वो जहर का टुकड़ा उनके बटुए में उनके शरीर से लगकर पड़ा रहा और चुपचाप उन्हें अंदर से खत्म करता रहा। और शायद सबसे दुख की बात ये थी, सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि उस जहरीले टुकड़े पर साफ साफ अंग्रेजी में लिखा था ड्रॉप एंड रन, मतलब गिराओ और भागो। एक चेतावनी जो शायद उन लोगों की जान बचा सकती थी, पर शायद वो उसे पढ़ ही नहीं पाए। तो इस हादसे के बाद क्या हुआ, चलिए अब देखते हैं इसके असर, सफाई अभियान और जांच की कहानी। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत भयानक था। एक 35 साल के मजदूर की मौत हो गई, 7 लोग बुरी तरह घायल होकर अस्पताल पहुंचे। बड़ी मुश्किल से कोबाल्ट 60 के वो सारे 112 टुकड़े बरामद किए गए। करीबन 400 किलो रेडियोएक्टिव मिट्टी और कबाड़ को वहां से हटाना पड़ा। और जांच में साफ साफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की लापरवाही सामने आई, जिन्होंने कोई सेफ्टी रूल फॉलो नहीं किया था। एक साइंटिफिक बात और, कोबाल्ट 60 की हाफ लाइफ यानी इसका असर आधा होने में 5 साल से ज्यादा लगते हैं। मतलब 2010 से लेकर अब तक इसका खतरा काफी कम तो हो गया है, पर यह सवाल फिर भी रह जाता है कि क्या वो अदृश्य जहर आज भी वहां कहीं मौजूद है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या मायापुरी की इस भयानक घटना से कोई सबक सीखा गया है? क्या आज हमारे सिस्टम इतने मजबूत हैं कि इस तरह के किसी अदृश्य जहर को दोबारा फैलने से रोक सकें?